Hello students, I am here again with a new topic. In the last class, we are studying about biofertilizers. अपन ने पढ़ा था biofertilizers के बारे में. तो biofertilizers में अपन ने क्या पढ़ा था कि the use of we can say biology in fertilizers. तो biological substances को अपन fertilizers में use कर रहे थे. We are using the cells of bacteria. We are using many kinds of bacteria, blue-green algae and all that, azolla, वो सब अपन ने पढ़ा था. और लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो क्या कर रहे थे, जो अनयूजेबल नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे. एंड एज वी नो, नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर द प्लांट रिक्वायरमेंट. That's why those bacteria help in fixation of nitrogen and which results in increase in the growth of plant. और generally बहुत number of times we can say 15% to 20% जो production जो है वो plant growth का और crop production जो है अपन increase कर पा रहे थे by using those bacteria. तो अपने को पता है कि जो main nutrients which are required by the plants are NPK. कौन से required होते हैं? mainly NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. तो अपन ने जो बैक्टीरिया लास्ट क्लास में पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे? विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू द प्लांट, जो कि प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे थे. आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर. अपन ने देखा है कि जो इसी तरह से जैसे नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, इसी तरह से फॉस्फोरस इज आल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल. लेकिन दैट फॉस्फोरस इज नॉट इन द यूजेबल फॉर्म. वो फॉस्फोरस जो सॉइल में प्रेजेंट है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्लांट्स इन दैट फॉर्म ओनली. तो उस फॉस्फोरस को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस अपन यूज में लेते हैं, दे आर नोन एज फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स. This includes those bacteria, those cells of bacteria, actinomycetes or those fungus which converts the phosphorus which is present in soil in soluble form. ये वो सारे बैक्टीरिया के सेल्स हैं या फिर we can say माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या एक्टिनोमाइसेटीज हैं, जो कि जो सॉइल में फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में अपने को हेल्प करते हैं. तो जनरली इसमें अपन देखते हैं तो बैक्टीरिया कौन सी स्पीसीज के यहाँ पे इंक्लूड होते हैं? सूडोमोनास जो स्पीसीज है, दैट सूडोमोनास स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द फॉस्फोरस इन सॉल्युबल फॉर्म. इसी तरह से जो फंगस की कौन कौन सी स्पीसीज आ गई यहाँ पे? पेनिसिलियम आ गया, एस्परजिलस आ गया. दीज स्पीशीज ऑफ फंगस कन्वर्ट फॉस्फोरस इनटू यूजेबल फॉर्म. एक्टिनोमाइसेटीज इज आल्सो देयर. एक्टिनोमाइसेटीज भी क्या करते हैं कि फॉस्फोरस को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट्स, हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स. क्योंकि आपको पता है फॉस्फोरस इज आल्सो अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ. तो ये सारे जो बैक्टीरिया है, फंगस है, इस सबको जो है अपन प्लांट को दे रहे हैं आर्टिफिशियली. दे आर आल्सो नेचुरली प्रेजेंट, लेकिन नेचुरली जो इनका अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, तो उतना अपना क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाता. तो एज वी आर स्टडिंग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो अपन देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री का यूज से अपन जो अपना क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं और कुछ इस तरह का प्रोडक्शन अपन इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ इस तरह का यूज कर रहे हैं जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं है. देन दे आर बायोफर्टिलाइजर्स. तो वो क्या हो गए, किस कैटेगरी में आ गए? वो बायोफर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में आ गए. तो वी आर प्रोवाइडिंग द कल्चर ऑफ दीज बैक्टीरिया एंड दीज फंगस और एक्टिनोमाइसेटीज टू द प्लांट्स सो दैट देयर ग्रोथ इज एनहेंस्ड. उनकी ग्रोथ जो है वो एनहेंस्ड हो जाए, उनकी ग्रोथ जो है बढ़ जाए, अपना क्रॉप प्रोडक्शन जो है 15 to 20 और 30 टाइम्स जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए. तो इस तरह से अपन फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग जो बायोफर्टिलाइजर्स है, वी प्रोवाइड दीज फर्टिलाइजर्स टू द प्लांट. सेकेंडली, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब जो है जनरली प्लांट को विटामिन्स और हार्मोन्स भी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर गुड फॉर प्लांट. गॉट इट. नेक्स्ट अब अपन देखते हैं इनका मैथोडोलॉजी, एप्लीकेशन मैथोडोलॉजी कैसा होगा. तो सेम जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सेम यू कैन गो बाय दोज मेथड्स. तो वहां पे मैंने कौन कौन सा मेथड पढ़ा था? एक तो मैंने पढ़ा था सीड ट्रीटमेंट अपन ने पढ़ा था. सेकेंड अपन ने पढ़ा था सॉइल ट्रीटमेंट एंड एक अपन ने पढ़ा था प्लांट ट्रीटमेंट. तो वी कैन गो बाय एनी ऑफ दीज मेथड. इनमें से कोई भी आप एक मेथड इसके जो एप्लीकेशन के लिए, इसके जो कल्चर के लिए आप यूज कर सकते हैं. विल नॉट गो विद दैट मेथड, ट्यूबर मेथड, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबर से कुछ भी ग्रोथ जो है वो नहीं होगा.
वी कैन यूज एनी वन ऑफ दीज 3 मेथड्स, कोई भी आप एक मेथड इसमें से कर सकते हैं। मैंने जब वो आपको पढ़ाया था वो वाला सेक्शन, जब भी आपको बताया था कि सिर्फ अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सारे बायोफर्टिलाइजर्स जो हैं दे कैन बी अप्लाइड थ्रू दीज मेथड्स। इन मेथड से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, सीड के थ्रू कर सकते हैं, सॉइल के थ्रू कर सकते हैं, प्लांट के थ्रू आप जा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि कल्चर का आपको सॉल्यूशन बनाना है और उसमें आपको जो है प्लांटलेट्स डिप करके 10 मिनट छोड़ के फिर कल्चर करेंगे तो प्लांट ट्रीटमेंट हो गया, और उसको मैन्योर में मिक्स करके अपन सोइंग के टाइम में करेंगे दैट इज सॉइल ट्रीटमेंट, और सीड को जैगरी वाटर के सॉल्यूशन, वाटर और कल्चर के सॉल्यूशन में डिप करके करेंगे दैट इज सीड ट्रीटमेंट। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस इन डिटेलिंग दैट टॉपिक एक्चुअली। So next we'll go with next we'll go with mycorrhiza। इसकी बात करेंगे आप mycorrhiza। ये समझ आ गया सबको? फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर है, इसमें जो सुडोमोनास स्पीसीज का बैक्टीरिया है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस जो फंजाई है वो इस कैटेगरी में आती है। इस तरह से इनको अपन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट mycorrhiza। माइकोराइजा इज अगेन अ फंगस, ये एक फंगस है और ये बहुत ही यूजफुल जो है फंगस है प्लांट ग्रोथ के लिए, और इसका जो रिसेंटली इसका यूज जो है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। इसकी मेनली जो 2 स्पीसीज हैं, वन इज ग्लोमस एंड अदर इज बिगास्पोरा, इनका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है एंड दैट इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट्स। इस फंगस को अपन देखते हैं, इट इज अ इलोंगेटेड फंगस और दिस इज इट हैज मल्टी ब्रांच्ड हाइफे लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, एक तो मल्टी ब्रांच होता है ये और हाइफे होते हैं इसमें। इट हैज मल्टी ब्रांच हाइफे लाइक स्ट्रक्चर और इसका एज सच कोई प्लांट नहीं होता है, इट इज अ रूट नेटवर्क। कैसा नेटवर्क होता है इसका? रूट नेटवर्क होता है। जैसे आपको पता है जब भी अपन कोई क्रॉप लगाते हैं तो एक क्रॉप की जो रूट्स होती हैं उनकी एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है स्प्रेड करने की। ये जो माइकोराइजा है इसके हाइफे जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके रूट्स में चले जाते हैं, प्लांट्स के रूट्स में चले जाते हैं। एक हाइफे तो रूट में चला गया और अदर हाइफे जो है वो प्लांट के नीचे नीचे सॉइल में ग्रोथ करता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइफे का जो एक पोर्शन है जो अदर देन प्लांट है, रूट के अलावा जो अदर पोर्शन है वो क्या करता है, बहुत एक लॉन्ग एरिया से वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस, दिस इज ऑल्सो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर। ये भी जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर है फास्फोरस को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, फास्फोरस हाइफे के थ्रू जो ये एब्जॉर्ब करता है ये माइक्रोराइजा और उस हाइफे के थ्रू और प्लांट की रूट्स को प्रोवाइड कर देता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। वन थिंग मोर, यहाँ पे जो माइक्रोराइजा की जो रिलेशनशिप होती है दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अपन ने कल बात की थी सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस में मैंने आपको बताया था 2 चीजों का कॉम्बिनेशन जहां पे कि बोथ आर बेनिफिटेड, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन जहां पे कि बोथ आर बेनिफिटेड। तो माइकोराइजा जो है ये प्लांट के साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस जो है वो डेवलप करता है। किस तरह से करेगा? प्लांट के रूट्स में अपना नेटवर्क बनाता है और इसकी जो पूरा जो नेटवर्क होता है, इसके हाइफे जो है वो पूरे सॉइल में पहुंचे रहते हैं। ये सॉइल से वाटर लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, फास्फोरस को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फाइनली किसको प्रोवाइड कर देता है? प्लांट को। तो प्लांट को सब कुछ दे रहा है, इन रिटर्न प्लांट से क्या लेता है? फूड। क्या लेता है? फूड, जो इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, इन द फॉर्म ऑफ सैकरीन, जो भी इसको फूड चाहिए वो फूड ये प्लांट से लेता है और इन रिटर्न प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स और वी कैन से वाटर और वी कैन से फास्फोरस जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है, और भी जो मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी ये प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो इट इज वेरी यूजफुल बायोफर्टिलाइजर। माइकोराइजा जो है बहुत ही यूजफुल बायोफर्टिलाइजर है। अब देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है न्यू दिल्ली में, उन्होंने एक बायोफर्टिलाइजर जो है प्रिपेयर किया है, दैट नेम इज न्यूट्रिंक। क्या नेम है उसका? न्यूट्रिंक। और इसकी कॉस्ट जो है वो जस्ट 20 रुपीज पर केजी है, मींस इट इज टू चीप। कितना चीप है? बहुत ही सस्ता है। सो इट इज ethical, you can say it can be easily used by the farmers इसको बहुत easily यूज कर सकते हैं। so this is a biofertilizer nutrient जो कि प्लांट को सारी चीजें जो है एनपीके जो है वो फिक्स करके सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके और प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है, और ये बहुत ही चीप है तो फार्मर्स जो है इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट माइकोराइजा। तो माइकोराइजा विल रिवाइज वंस अगेन। माइकोराइजा की जो मेनली स्पीशीज है वो कौन सी है? ग्लोमस और बिगास्पोरा। जनरली अपन ने बात की, ये क्या है? फंगस है, मल्टी ब्रांच्ड है, इलोंगेटेड हाइफे लाइक स्ट्रक्चर्स है।
जो इसके हाइफे होते हैं वो प्लांट की रूट्स में एंटर कर जाते हैं और एक एंड इसका हाइफा का कहाँ रहता है, नेटवर्क होता है इनका, बहुत ही वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है। एक एंड जो है वो कहाँ रहेगा, सॉइल में होगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वी कैन से वाटर और फास्फोरस को सॉल्युबल फॉर्म में ये लेता है और हाइफे के थ्रू कहाँ प्लांट कर देता है, प्लांट की रूट को ट्रांसफर कर देता है, रूट्स उसको यूज कर लेते हैं, प्लांट का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे अपन ने देखा जो रिलेशनशिप होता है इसका किस तरह का होता है, सिम्बायोटिक होता है, प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है इन रिटर्न और फास्फोरस देता है, मिनरल्स देता है, इन रिटर्न प्लांट इसको क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोराइजा। बेनिफिट्स क्या है माइक्रोराइजा के, तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। अभी मैंने बात की माइक्रोराइजा के बेनिफिट्स की। सबसे पहले अपन ने देखा कि इसका जो है एक्सटेंडिंग रूट सिस्टम होता है, प्लांट का हमेशा एक लिमिटेड रूट सिस्टम होता है, लेकिन इसका जो रूट सिस्टम होता है बहुत ही एक्सटेंडेड होता है, तो जिसकी वजह से ड्रॉट कंडीशंस में, जब ड्रॉट की कंडीशंस होती हैं, प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिलता है, तो इसके थ्रू जो है वाटर की सप्लाई प्लांट को हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ जो है उन कंडीशंस में भी जो है वो अच्छी होती है। फिर अपन देखेंगे यहाँ पे कि इसके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो प्लांट्स की जो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। फिर अपन देखेंगे कि अगर इसको अपन राइजोबियम के साथ में लगाते हैं, कई जगह कल्चर जो है माइक्रोराइजा का राइजोबियम के साथ में भी किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स को डबल बेनिफिट होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टेंडेंसी होता है वो ऑलमोस्ट गेट डबल्ड, वो क्या हो जाता है, डबल्ड हो जाता है। तो इट अगेन इज वेरी बेनिफिशियल। फिर अपन ने देखा कि ये जो है माइक्रोराइजा कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी लाइक ऑक्सिन्स और ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस भी प्लांट को प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ही बेटर होती है। तो माइक्रोराइजा का जो है प्लांट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है एंड इट इज वेरी यूजफुल फंगस और विच प्रोवाइड phosphorus in the soluble form, water and nutrients, so it is very useful. Got it? Okay. Now we'll go for benefits of biofertilizers. Biofertilizers के benefits क्या होते हैं? अभी अपन ने पूरा पढ़ा तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो क्या हो गया, क्या क्या प्रोवाइड कर रहा था, अपन ने नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले अपन ने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज पढ़े, फिर अपन ने फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स पढ़े। तो ये प्लांट को क्या पढ़ा, प्रोवाइड कर रहा है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। And as you know, nitrogen and phosphorus are essential nutrients which are required by the plants, जो plants को बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा it is very cheap। मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया न्यूट्रिंक का कि उसका कॉस्ट क्या है, जो दिल्ली रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस किया है, उसका कॉस्ट क्या है 20 रुपीज पर केजी। सो इट इज वेरी चीप, बहुत ही इफेक्टिव है ये और बहुत ही चीप है। तो सेकेंड यूज इज इट इज वेरी चीप। फिर अपन ने देखा था कि जो बायोफर्टिलाइजर्स थे लाइक एजोटोबैक्टर था, अजोला था, ब्लू ग्रीन एल्गी था, ये सारे जो थे वो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और बायोफर्टिलाइजर्स के यूज से अपन ने बात किया था कि क्रॉप प्रोडक्शन 15 to 20% जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर अपने को क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो विल गो फॉर बायोफर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि इनके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज अपन ने पढ़ा था। तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो प्लांट्स को टर्माइट से बचाता है, इंसेक्ट से बचाता है। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि जब बायोफर्टिलाइजर्स अपन यूज करते हैं तो वीड्स की ग्रोथ भी जो है वो कम होती है, तो दे हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट इज अपन ने बात की थी कि अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो कुछ वी कैन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जो है प्लांट को प्रोवाइड करता है, लाइक कॉपर, जिंक, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो प्रोवाइड करा रहा था। तो ग्रोथ और जो मेनली नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ में उनको और भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड बाय द प्लांट है वो मिल रहे हैं। सो दिस इज अगेन वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये अपने लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इट इंप्रूव्स द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो सॉइल की हैं उनको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सारे अपन देखते हैं इनसे अपने को बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, कोई भी हार्म नहीं है। दूसरा अपन ने देखा था कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ, जो ब्लू ग्रीन एल्गी था, अजोला था, दे आल्सो प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन्स जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल होते हैं, लाइक ऑक्सिन था, एसिटिक एसिड था, दे प्रोड्यूसेस ऑल दैट।
तो ग्रोथ जो है प्लांट की वो भी क्या होती है, इनसे एनहेंस होती है. सो दे आर वेरी यूजफुल. सो दीज आर द बेनिफिट्स. सारे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इज, अपने को एक चीज और यहाँ पे देखना है कि अपने को जब बायो फर्टिलाइजर्स को अपन यूज करते हैं तो वी मस्ट टेक सम प्रिकॉशंस. अपने को कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए. लॉस, नुकसान तो कोई है ही नहीं, इनका कोई लिमिटेशन है ही नहीं. दे हैव ऑल द बेनिफिट्स. तो अपने को प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं यहाँ पे वो अपन देखेंगे. तो अपन सबसे पहले जो भी अपन बैक्टीरियल कल्चर, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ कल्चर, अपन कल्चर करवा रहे हैं, तो अपन बैक्टीरियल कल्चर जो भी खरीद रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट देखकर उसको खरीदें. दूसरा, उसको ऑथराइज्ड डीलर से, जो भी दे रहा है आपको ऑथराइज्ड डीलर से खरीदें, उसका डेट वगैरह देखें उसका. फिर नेक्स्ट इज, जो आपके पैकेट्स आप खरीदते हैं उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें उसमें. ठीक है. नेक्स्ट इज, उसको कूल प्लेस पे रखें, सनलाइट डायरेक्टली उसको नहीं पड़ने दें. गॉट इट. फिर अपन और क्या ध्यान में रखें, जो भी सीड अपन ने कल्चर के साथ में कल्चर किया है उसको अगर अपना सीड बच जाए तो उसको खाने के काम में नहीं है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अपन उसको कंज्यूम नहीं करें. कल्चर वो अपन नहीं खा सकते हैं कि अपन ने सीड को प्रिपेयर कर लिया लगाने के लिए, इतना सीड यूज हो गया, बचा हुआ सीड खा लेते हैं. नहीं, दैट इज नॉट गुड फॉर, दैट इज हार्मफुल. सो इस तरह की चीजें नहीं करें. नेक्स्ट इज, बायो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज एक साथ में नहीं करें. ठीक है. जब भी आप बायो फर्टिलाइजर यूज करने वाले हैं अपने सॉइल में, देन नो नीड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो एक दूसरे से इनको दूर रखें, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करें. और जब भी आप जो भी पैकेट आप लेके आए हैं कल्चर का, उसको यूज एट अ टाइम, एक टाइम में यूज कर लें. ऐसा नहीं आधा यूज किया, खोला के रख दिया, ऐसा नहीं करें. ठीक है. सो टेक दीज प्रिकॉशंस. सो दिस इज ऑल अबाउट बायो फर्टिलाइजर्स. सो लेट अस रिवाइज ऑल द कंटेंट्स. सबसे पहले अपन ने बायो फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन पढ़ी कि बायो फर्टिलाइजर से मीनिंग क्या है अपना. फिर अपन ने नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स पढ़े, जिसमें अपन ने 5 बायो फर्टिलाइजर्स मेनली अपन ने पढ़े. अपन ने राइजोबियम पढ़ा, अजोला पढ़ा, ब्यूग्रीन पढ़ा, एल्गी पढ़ा, एजोटोबैक्टर पढ़ा. फिर अपन ने फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स पढ़े, जिसमें मेन अपन ने माइक्रोराइजा पढ़ा और भी बैक्टीरियाज की अपन ने बात की. फिर अपन ने माइक्रोराइजा के बेनिफिट्स पढ़े, देन बेनिफिट्स ऑफ दिस बायो फर्टिलाइजर्स, and next is precautions of biofertilizers. This is all about biofertilizers. So go through the whole topic, and if you face any problem, talk to me. Thank you.